Hello and namaskar. Welcome. Thank you so much for tuning in. This is the weekly collaboration between The Money Show and Money Mantra. My name is Alex Matthew and with me is Kavita Tapliar. Now Kavita, this week we're going to talk about something that's very close to my heart. It is retirement, and it's not because I want to retire in the near term. It's because I think of all the concepts that we speak about, retirement is something that everybody has to contend with. Whether you are just about starting out, whether you are a business owner, everybody has to think about what life will be after retirement. But interestingly, ever since the pandemic started, there's a theme that started. It's called the Great Resignation. A lot of people are now looking to retire and retire early, so they're working towards financial freedom as well. Let's start the conversation. I'm sure it's going to be a good one. But Kavita, to begin with, are you planning on retiring anytime soon? हेलो एंड गुड इवनिंग। बिल्कुल भी नहीं एलेक्स, रिटायरमेंट का मेरा फिलहाल कोई प्लान नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई फाइनेंशियल प्लान भी नहीं है। लेकिन तुमने काफी हद तक सही कहा, रिटायरमेंट को लेकर लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है। रिटायरमेंट को जिस तरह से हम समझते हैं, देखते हैं, उसमें बदलाव आ रहा है। अगर हम जनरेशन वाइज देखें तो आज तुम्हारे और मेरे माता पिता शायद रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट, सोने में रिटायरमेंट को लेकर ज्यादा तवज्जो देते हैं। लेकिन अब जो नई पीढ़ी आ रही है, मिलेनियल्स की पीढ़ी आ रही है, खासतौर से पैंडेमिक के बाद, जब तुमने मेंशन भी किया, रिटायरमेंट को लेकर 60 की उम्र का इंतजार नहीं करना होता है लोगों को। लोग 40 की उम्र में भी रिटायरमेंट लेने के सपने बुनते रहते हैं, और एलेक्स तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी भी प्लानिंग अगर करवाने की जरूरत हम इस शो के जरिए करवाएंगे। लेकिन रिटायरमेंट आप किसी भी उम्र में लेना चाहते हो, आपको यह समझना होगा कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आपकी अभी की जिंदगी से बहुत अलग होने वाली है। यहां पर हम सिर्फ खर्चों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जीवन शैली की बात कर रहे हैं। उस जीवन शैली को, उस लाइफस्टाइल को आप कैसे प्लान करेंगे, यही आज हमारी इस पेशकश का मकसद होगा, द मनी शो और मनी मंत्रा पर। तो चलिए देरी किस बात की, शुरुआत करते हैं। हमारे खास मेहमान जो कि हमें गाइड करेंगे, उनको आमंत्रित करते हैं। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तिकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमंत जी, स्वागत है आपका। बारीकी में जाएं उससे पहले मुझे बताइए कि आपने रिटायरमेंट के बारे में कब सोचा और आपने अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कब से शुरू की? देखिए कविता, रिटायरमेंट की प्लानिंग तो काफ़ी पहले से शुरू की थी। क्लियरली बिकॉज हम इस प्रोफेशन में हैं एंड काफ़ी समय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगाया, उसके बाद से ये एडवाइजरी फर्म शुरू की। तो ऑब्वियसली हमें पता था कि इसको समय पे प्लान करने से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो समय से प्लान किया। बट क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड है, एक कंपनी चला रहे हैं, तो ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको एक टिपिकल जो रिटायरमेंट एज है उस पर करना है, और अपनी जो वर्क पेस है उसको भी आप थोड़ा सा अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यस, समय रहते प्लानिंग किया, और मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से प्लान हो गया। Hemant, you know, I began by talking about this, but I've interacted with a lot of young people, 21, 22, 23-year-olds, who think that retirement is so far away that they don't want to worry about it. They say, are you crazy? Why are you talking about retirement now? I've got 40 years that I'm going to have to work ahead of me. So when should you ideally think of talking about retirement? Should you plan that early, and what are the advantages associated? Alex, I think this is a very important question that you're asking me. One, we need to understand that retirement is a long-term goal. It's an important goal. It's also a goal that requires us to build a large corpus. So obviously, the sooner you start, the better it is, and there are a couple of reasons for that. One is that, when you require such a large corpus, you need to have the right kind of asset allocation, which means equity has to play a significant role in your portfolio. And we all know that equity can be volatile during the medium term and short term. Over the longer term, they perform better. So if you start early, you give that much extra time for your money to grow, and you can actually get the best out of equity. That's one. The second is you benefit from power of compounding. And we know that it's a very, very powerful tool for someone who wants to, kind of build a large corpus, even with the smaller sums of money. So I think these are two major advantages. I totally agree with you when you talk about younger people. I think for many younger people, retirement is not a priority, and I'm saying both mentally as well as financially. But I think it's important for them to realize that
every 10 years you delay your investment process for retirement planning, you need to invest thrice as much to basically ensure that you have the reasonably big corpus. So, delaying that process can be very, very costly, very expensive, and then actually end up compromising on a very important goal. So it's important that even if you have a smaller sums of money, you start investing with that. There are many benefits of that. One, you become better as an investor. You realize what to do and what not to do. And I think even with the smaller contribution, if you continue for a longer period, it can help you build a reasonably big corpus. So I think it's important for everyone to start investing as early as possible for retirement. हेमंत जी, बहुत टेक्निकली नहीं जाते हुए अभी आपने बहुत बखूबी समझाया कि कितना जल्दी आपको शुरुआत करना चाहिए रिटायरमेंट को लेकर, लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि अगर आप 20 साल के हैं और आपने सोच लिया कि आपको 60 की उम्र में रिटायर होना है तो मुझे लगभग 2 करोड़ मिल चाहिए होंगे, 3 करोड़ चाहिए होंगे, इस आंकड़े तक मैं आऊं कैसे? क्योंकि अब अगर मेरी उम्र 20 साल की है तो मेरे पास तो पूरी जिंदगी है ना, उसमें मैं कब तक नौकरी करूंगी, मेरे कितने खर्चे होंगे, मेरे ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज कितनी आएंगी, ये सब का आकलन तो मुझे करना होगा। इनसे लाइबिलिटीज के तौर पे मैं देखूं तो छुटकारा पाना होगा, जिसके लिए अलग फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत होगी। और अगर मान लीजिए इस बीच अगर 40 की उम्र में मुझे रिटायर करने का मन हो तो मुझे अपने खर्चों को और अपनी प्लानिंग को, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, एक्सपेंसेस को, अपने लाइफस्टाइल को कैसे प्लान करना चाहिए, महंगाई का यहाँ पे क्या रोल होगा, क्योंकि ये सारी बुनियादी बातें हैं जो मेरे ख्याल से नया निवेशक भी नहीं सोचता है, जो शायद 20 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर रहा हो वो भी नहीं सोचता है, जो 40-50 की उम्र में आने के बाद उनको अचानक से लगता है कि अरे रिटायरमेंट के बारे में तो सोचा ही नहीं, बच्चों को पढ़ा दिया, उनकी शादियां करा दी, लेकिन अब मेरा क्या होगा। तो ये बुनियादी बातें लोग चूक जाते हैं, उनसे छूट जाती हैं, कैसे किया जाए? देखिए कविता, हमें एक चीज समझने की जरूरत है, जैसे हमने पहले भी कहा कि रिटायरमेंट प्लानिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट गोल है, लॉन्ग टर्म गोल है, और उसके लिए प्लान करना बहुत ही जरूरी है शुरुआत से। और जैसा आपने कहा कि कभी कभी हमें लगता है कि चलिए जल्दी रिटायर होते हैं, तो वो आप अचानक से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आपको बिल्कुल शुरुआत से करना होगा। तो हमें ये समझना होगा कि जो रिटायरमेंट प्लानिंग है ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसको शुरुआत करने का एक तरीका है, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कितने साल है रिटायरमेंट के लिए, हमारे करंट एक्सपेंसेस कितने हैं, हम एक एवरेज इन्फ्लेशन रेट लेते हैं, मान लीजिए 7%, और फिर देखते हैं कि रिटायरमेंट के समय में हमारा, ये बेसिकली स्टार्टिंग का प्रोसेस है, हम देखते हैं कि हमारा कितना एक्सपेंस होगा रिटायरमेंट के टाइम पे। यूजुअली हम कहते हैं कि जो आपके रिटायरमेंट एक्सपेंसेस हैं वो आपके प्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस के करीब 80% होने चाहिए, बट अगर आप इंश्योर करना चाहते हो कि आपका एक लार्जर कॉर्पस है तो आप प्री रिटायरमेंट एक्सपेंसेस को भी एक बेस बना सकते हैं। वहां तक पहुंच के फिर आप देखते हैं कि इसको जनरेट करने के लिए मुझे कितना कॉर्पस लगेगा, और वो जनरेट करने के लिए मुझे कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं ताकि वो समझना थोड़ा आसान हो जाए। मान लीजिए 30 इयर्स की एज में किसी के एक्सपेंसेस अगर 20,000 रुपीज हैं, 7% इन्फ्लेशन से रिटायरमेंट के समय तक, यानी 60 साल तक 30 साल में एक्सपेंसेस बढ़ के जो है 1,53,000 हो जाएंगे। अब इस इतना इनकम जनरेट करने के लिए आपको कॉर्पस की जरूरत होगी 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ का कॉर्पस लगेगा। वहां तक पहुंचने के लिए अगर आप आज शुरुआत करते हो और अगर एक अच्छी एसेट एलोकेशन लेते हो जिसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो इक्विटी में है, 12% का रिटर्न मान के हम चलें तो 10,000 रुपए, सिर्फ अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अब ये तो शुरुआत है, आगे क्या होता है देखिए, एक एज आएगी 50 to 60 ईयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट एज है, तब तक हमारे काफी गोल्स पूरे हो जाते हैं, हमारी जो अर्निंग के लिए वो बेस्ट ईयर्स हैं, वहां पे हम अपनी एलोकेशन जो है रिटायरमेंट में काफी कुछ बढ़ा सकते हैं। तो ये शुरुआत करनी है, इसको रीअसेस करना है हर 5 साल में, इफ नॉट अर्लियर। उसमें आप अपनी करंट सिचुएशन देखेंगे, करंट इनकम देखेंगे, आपकी क्या कैपेबिलिटीज है, आपका करंट लाइफस्टाइल है, और आप टारगेट को रीसेट करते चलेंगे। तो शुरुआत करने के लिए एक प्रोसेस है, लेकिन जैसा मैंने कहा इंपॉर्टेंट चीज है समझना कि ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। So, I have one more question before we go into certain other aspects as to which products, etc. How much should you set aside? Because I've also spoken to people, Hemant, who've spent their entire lives saving this massive corpus for their retirement, thinking मुझे पैसे लगेंगे, and they have not ended up living their lives. They've not ended up experiencing things that they wish that they had.
So is there a percentage maybe approach that they can have where they say this percentage of my salary I can take and invest for the long term? Well, I would say, Alex, that both the situation where you're talking about someone who has not done anything and someone who has allocated much more than what is required, both the situations are not healthy, both the situations are not good. Now, let's look at someone who has not done anything at all. So then you're talking about risking that important phase of your life, which is called retirement. So that's a phase of life where income will stop, but the expenses won't. So not doing anything can be very, very risky. Allocating more than what is required would mean that you're compromising on some other important goals, which can be your child education, buying a house, maybe traveling. So somewhere you're not living the kind of life you would like to live. That's why I think it's always advisable that one should follow a goal-based investment process wherein you define your short-term goal, medium-term goal, long-term goals. So what it does is you assign a time horizon to each one of them, set a target, work out asset allocation. Now what happens here is that one, you're not ignoring retirement. Second, you're allocating what is required to be allocated for retirement. Now, another important advantage of following this goal-based investment process is it tells you how realistic your goals are. Second, it kind of encourages you to do budgeting, which is very, very important to keep your finances on track. So if you follow a goal-based investment process, you will see that you will create the right kind of balance between how much needs to be allocated on different goals. So neither you are compromising on retirement, nor you are compromising on other goals. So I think it's very important for every investor to follow a goal-based process. Start the process with that. As I mentioned, some of these goals are basically not one-time activity. You need to reassess them, reset the target, but it's important to follow a goal-based investment process. All right, we will talk about several more aspects. हम financial freedom के बारे में बात करेंगे, but we have to take a short break. Hemant ji, just stay with us, and we'll be back really soon. मनी मंत्र और द मनी शो हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं, जहां पर हम आज आपको आर्थिक आजादी रिटायरमेंट के जरिए या सही रिटायरमेंट के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के हेमंत रुस्तगी हमारे साथ बने हुए हैं। हेमंत जी, अब थोड़ी सी, क्योंकि हमने तमाम तरह के पहलू समझा दिए हैं लोगों को कि कब से आपको शुरुआत करनी चाहिए, किस उम्र में शुरुआत करने पर किस तरह का परिणाम होता है, रिटायरमेंट प्लानिंग की यहाँ पर बात हो रही है। अब सवाल यहां पर यह है कि किस तरह की एसेट एलोकेशन की जाए। ट्रेडिशनली हमें भारतीयोों को सोने से बहुत प्यार होता है, रियल एस्टेट से बहुत प्यार होता है। अमूमन हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के लिए हमारा यही बैकअप होता है। इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है जिसको अगर आप आज की तारीख में इंक्लूड नहीं करेंगे तो शायद रिटायरमेंट का लक्ष्य अचीव करना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि बाकी एसेट्स अगर हम देखें, लिक्विडिटी की इशू होती है कहीं ना कहीं, जो कि एक मेजर कंसर्न है रिटायरमेंट के वक्त। एसेट एलोकेशन की मैं बात करूं, रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए किस तरह का होना चाहिए अगर मुझे 60 की उम्र में रिटायर करना हो, अगर मुझे 40 की उम्र में रिटायर करना हो? देखिए कविता, एसेट एलोकेशन तो किसी भी गोल के लिए इंपॉर्टेंट है, और ऑफ कोर्स जब हम रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं तो वहां तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने पहले कहा, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस गोल के लिए आपको ज्यादातर जो है एक बड़ा कॉर्पस बनाने की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए हमने ये भी दिखा कि कैसे फायदा होता है अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं। तो एक तो वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एसेट एलोकेशन उस पर भी डिपेंड करेगा आप कितना जल्दी शुरुआत करते हैं। जितना लंबा समय आपके पास होगा उतना ही आप रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी आपके पास, और आपको पता है कि ओवर ए लॉन्गर पीरियड इक्विटी अच्छा करता है तो आप एलोकेशन जो है अपनी बढ़ा पाएंगे। अगर आप देरी से शुरुआत करते हैं, एक तो ऑब्वियसली आपके पास उतना कॉर्पस नहीं बनेगा, दूसरा आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा इक्विटी में डाल सकें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए समझने के लिए, कि जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जैसे एफडीज है या जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, इनमें क्या होता है कि आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है, रिटर्न्स लो है, पोस्ट टैक्स रिटर्न तो और भी कम है ज्यादातर ऑप्शंस में। तो वहां पे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका, कि आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न वो जो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी आपकी जो ग्रॉस रिटर्न है माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्स, वो वहां पे पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या होगा, आपके जो कॉर्पस जो बन रहा है वो नंबर्स में तो बढ़ेगा लेकिन शायद उसकी वैल्यू उतनी नहीं बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि इक्विटी जो है एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल आपके पोर्टफोलियो में प्ले करना चाहिए, बट कितना एलोकेशन उसमें होगा वो डिपेंड करेगा आप किस स्टेज पे शुरुआत करते हैं। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है आपके पास समय है लेकिन अगर आपकी फैमिली में आपके पास और कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो शायद आप चाहते हुए भी उतना एलोकेशन नहीं करेंगे, तो आपकी
पर्सनल सिचुएशन, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और कितना समय है, ये ब्रॉडली डिसाइड करेगा। और एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि किस तरह की एसेट एलोकेशन होगी, तो ये प्रोसेस सेम है, चाहे आपको 60 साल की उम्र में रिटायर होना है या आपको 40 इयर्स में रिटायर होना है, क्योंकि टाइम होराइजन जो है या तो आपका बड़ा होगा या फिर आपका छोटा होगा। बट आई थिंक मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग में डेफिनेटली इक्विटी का रोल बढ़ाएं। अब वो या तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, स्टॉक्स के थ्रू हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, और ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे एनपीएस है। एनपीएस के साथ थोड़ा सा अभी मुझे इशू है दो चीजों में, स्पेशली एक तो ये कि रिटायरमेंट के बाद 40% मुझे कंपलसरी वहां पे एन्युटी लेना पड़ता है। दूसरा, और जो मेरे साल हैं जहां पे सबसे ज्यादा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, वहां पे मेरी एलोकेशन कम हो जाती है। बट मुझे लगता है अभी समय आ गया कि हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से निकल के, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको आप पूरा निकालें, बट इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाने का समय डेफिनेटली आ चुका है। Okay. Now, Hemant, this theme that is emerging, I think it emerged from the US, but it has spread across the world. It's being called the Great Resignation, जहाँ पे लोग early retire कर रहे हैं 40-45 के उम्र में. They're thinking कि हाँ, now I've done enough, I have enough of a nest egg. Now I can choose to do things that I love to do. Financial freedom achieve किए हुए हैं. Is that really a possibility that the average person can consider doing? Well, Alex, I would say that implementing the idea of retiring early is relatively simple on paper, but in reality, it's really tough. It requires a lot of discipline. It requires a lot of hard work. It requires, as I mentioned earlier, that you have to plan early, probably maybe at the start of your career. Now, let's look at someone who wants to retire at the age of 45. That person would have maybe 15-20 years of accumulation stage where the corpus can be built. Now, this corpus has to be large enough to generate passive income for much longer number of years as compared to someone who decides to retire at the age of 60. At the same time, you may have to also provide for other goals like children education, buying a house, traveling. So I think it's very important to look at it realistically. I mean, you should be doing it because someone around you is doing it, because that person's financial situation, personal situation may be completely different than yours. It has to be a realistic goal, because the last thing you want is having an idea saying, okay, I want to retire in the next 15 years, but you don't have the wherewithal to actually do that. So, like I said, it sounds very simple on paper. In practice, practically, I think one has to really be careful, put in a lot of hard work and plan and remain disciplined to implement that. हेमंत जी, रिटायरमेंट के बाद क्या मैं इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकती हूँ? भले ही अगर किस भी उम्र में मैं रिटायरमेंट ले रही हूँ, मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी क्या तब भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर कंटिन्यू करना चाहिए? दूसरी बात, एक बहुत अहम पहलू रिटायरमेंट का, इंश्योरेंस, इसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। आपकी रिटायरमेंट के बाद का कोई कमाई का स्रोत हो ना हो, आपकी कमाई बढ़ रही या नहीं बढ़ रही हो, लेकिन ये कुछ बुनियादी चीजें हैं, खासतौर से इंश्योरेंस, जो आपको पहले ही सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपके रिटायरमेंट के बाद कम से कम ये अनुशासित तरीके से आपको कवर मिलता रहे। देखिए, पहले अगर हम इक्विटी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है समझना कि एक्यूमुलेशन स्टेज जब आप कॉर्पस बिल्ड करते हैं तब भी आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, और रिटायरमेंट के बाद भी आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। काफी रिटायरीज जो है वो एक गलती करते हैं कि जो रिटायरमेंट कॉर्पस जो उनको मिलता है, उनका पूरा फोकस जो है वो सेफ्टी ऑफ कैपिटल पे रहता है। वो जाहिर सी बात है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि वो एक कॉर्पस आपने पूरा लाइफ में बनाया है। बट वहां पे हम जो इन्फ्लेशन का रिस्क है उसको इग्नोर करते हैं, तो उससे क्या होता है, आप ट्रेडिशनल ऑप्शंस को देख रहे हैं, आप स्मॉल सेविंग की मंथली इनकम स्कीम को देख रहे हैं, पोस्ट ऑफिस की, या फिर आप सीनियर सिटीजन को देख रहे हैं, या प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को देख रहे हैं, अब फिक्स डिपॉजिट को देख रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या है, फिक्स रिटर्न मिलेगा, टैक्स लगेगा, पोस्ट टैक्स रिटर्न बहुत कम होगी, इन्फ्लेशन तब भी है 7% का इन्फ्लेशन जो हम बात करें, एक्सपेंसेस आपके बढ़ेंगे। गलती वो क्या आती है वहां पे कि आप स्टार्टिंग का एक्सपेंसेस देख लेते हैं, आपको लगता है ठीक है मेरे एक्सपेंसेस इससे कवर हो रहे हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वो एक्सपेंसेस जो है हर साल बढ़ेंगे। तो इक्विटी का रोल तो डेफिनेटली रिटायरमेंट के बाद भी है। की फैक्टर है प्रोपोर्शन कितना हो, प्रोपोर्शन डिपेंड करेगा कि क्या आपको पेंशन मिलती है, क्या आपकी रेगुलर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, या कितनी दोनों में डिफरेंस है दोनों का, आपकी पर्सनल सिचुएशन क्या, रिटायरमेंट के बाद भी आपके पास कुछ और लाइबिलिटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है,
उन सब के ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। और उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन हमेशा ये रहती है कि आप म्यूचुअल फंड्स को देखिए, स्पेशली वो फंड्स जो आपकी एसेट एलोकेशन को डायनेमिकली मैनेज करते हैं, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है। मार्केट लेवल अगर ऊपर जाता है तो इक्विटी का प्रोपोर्शन कम होता है, मार्केट अगर नीचे जाता है तो वो ऊपर होता है। और दूसरी बात, इक्विटी के जो एलोकेशन है वो कैप होता है। तो मुझे लगता है एक सिंपल तरीका है, एक सिंपल कहूँगा एक ऑप्शन है इक्विटी में इंक्लूड करने की, बट इक्विटी इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट, जैसा आपने कहा, इंश्योरेंस, बिल्कुल आई थिंक रिस्क मैनेजमेंट हमेशा आपके जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस का एक इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए, जब आप वर्किंग लाइफ में है या रिटायर्ड लाइफ में है। स्पेशली अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। एक तो इसलिए हम हमेशा भी ये कहते हैं कि अगर आपके एम्प्लॉयर ने भी आपको अगर इंश्योरेंस दिया, हेल्थ इंश्योरेंस, तब भी आप कोशिश कीजिए कि अपना इंश्योरेंस रखिए, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं तो बाद में मिलना मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है प्रीमियम देना पड़ेगा। तो ये डिसिप्लिन रखना है और हमेशा ध्यान रखिए सही पॉलिसी आपके पास हो। और दूसरी बात, जो क्वांटम असम एश्योर्ड जो है वो बिल्कुल इतना होना चाहिए कि रिटायर्ड लाइफ में जो आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे हेल्थ के, तो वो आपको पूरा कर सके। One last point, and maybe a quick answer here, Hemant. A lot of the thoughts of early retirement are coming because of the windfall gains that some people have achieved because of crypto assets. They've invested in the Bitcoin at the low point, and they've suddenly in 2 years found that their wealth has increased tremendously. Do you think that there still needs to be a little bit of caution though when it comes to cryptocurrencies and crypto assets? Alex, I agree that in the last few years, I think cryptocurrency has made phenomenal returns for investors. Some have retired much earlier than they thought. But I think it's important to understand that still early days, we need to really see how it pans out, even though we are seeing the government looking at it differently. But I think looking at the kind of volatility which is there, looking at as compared to the financial assets, uncertainty that can be there, my recommendation would be that do not look at primarily as a cryptocurrency for building a retirement corpus, because that can be quite risky. चलिए, तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमने आपको वो तमाम पहलू समझाए जो आपके लिए रिटायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अमल में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग ही नहीं, किस तरह से आपको अपनी जिंदगी की प्लानिंग करनी चाहिए और कैसे रिटायरमेंट का एक लक्ष्य उसमें काफी अहम रोल प्ले करता है, इसकी बारीकी हमने आपको समझाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत जी, आपने समय निकाला इस खास पेशकश के लिए। और इसी के साथ मुझे और एलेक्स को भी इजाजत दें, लेकिन अगले हफ्ते एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी, जहां पर ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को हम फाइनेंशियल प्लानिंग के और भी गुर सिखाएंगे और भी बारीकियों से उनका तारुफ कराएंगे। नमस्कार।